राज्यसभा के रण में भले ही बीजेपी ने 2 सीटों पर फतह हासिल की हो, लेकिन एक सीट पर ज्यादा वोटों से हुई दिग्विजय सिंह की जीत के चर्चे बीजेपी की जीत से ज्यादा है। या यूं कहें तो महाराजा पर राजा की जीत इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है और कांग्रेस ने राज्यसभा में दिग्विजय को मिले वोटों को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसको यही कहेंगे कि महाराजा पे भारी पड़े राजा। ये मान के चलिए कि इस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस का मैनेजमेंट मजबूत रहा। राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को ज्यादा वोट मिलने के मसले को कांग्रेस 2 तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। पहला, कांग्रेस ये मैसेज जनता को देगी कि सिंधिया खेमे के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी के ही नेता नाखुश हैं। दूसरा, कांग्रेस ग्वालियर चंबल में ये मैसेज देगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले अभी भी दिग्विजय सिंह ज्यादा लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता हैं। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी उनको दायित्व सौंपेंगे, जहां जाने का निर्देश मिलेगा वो निश्चित रूप से जाएंगे। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की कहीं ना कहीं भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी इस बाई इलेक्शन में। सियासत में प्रतिद्वंदी की चाल चलने से पहले ही यदि उसका तोड़ निकालने की रणनीति तैयार कर दी जाए तो फिर चाल उल्टी पड़ जाती है और बीजेपी भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करने जा रही है। दिग्विजय सिंह तो देश भर में कांग्रेस का चेहरा है और इसीलिए पिछले 10 साल से देश भर में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे और उसी के नतीजतन कांग्रेस में फूट हुई और सब कुछ आपके सामने है। तो दिग्विजय सिंह को सिर पे कांग्रेस उठाए घूमती रहे, ये मैं समझता हूँ कि बाकी दलों के हित में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बुरी तरह से मात खा चुकी है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं जो सिंधिया के मुकाबले खड़ा हो सके। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही वो चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस भरोसा कर सकती है। तो क्या माना जाए, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होने वाला है राजा और महाराजा के बीच मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है राजा बनाम महाराजा। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी घमासान तेज हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी अब इस घमासान में तड़का लगाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। एक तरफ से अब बीजेपी में फूट रहे एक असंतोष को लेकर कांग्रेस के पास एक ट्रम्प कार्ड अपने हाथ लग चुका है, जिसको वो ग्वालियर चंबल अंचल में जमकर हवा देने की रणनीति पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव में महाराजा से ज्यादा वोट लेकर जीत हासिल करने वाले राजा को चंबल में महाराजा के खिलाफ चेहरा होंगे, ऐसी खबरें हैं। लेकिन सिंधिया के जाने के बाद अंचल में चेहरे की तलाश में जुटी कांग्रेस पार्टी क्या दिग्विजय सिंह के चेहरे के सहारे चुनावी समर में सफलता हासिल कर पाएगी? आज इसी विषय पर आज का मुद्दा में हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, पहले आपको मुखातिब करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जो मध्य प्रदेश की राजनीति पर बारीकी से नजर रखते हैं, चैतन्य भट्ट साहब सीधा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के विधायक हैं, अपना पक्ष रखेंगे बीजेपी से, और ब्रजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइट याद है। सबसे पहली प्रतिक्रिया चैतन्य भट्ट साहब आपकी ही मैं लूंगा। ठीक है, हम वर्तमान से थोड़ा अतीत में अगर जाने की कोशिश करें, मैं अतीत के उन पन्नों को मैं टटोलना चाहूंगा कि राजा बनाम महाराजा की लड़ाई कोई पहली मर्तबा नहीं है। शाही जो इतिहासकार रहे हैं ब्रिटेन के, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तभी से दशकों पुरानी इनकी लड़ाई रही है। और मुझे न जाने क्यों 1993 का वो विधानसभा चुनाव याद आता है, जिसमें राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि माधवराव सिंधिया को कांग्रेस में लाने का श्रेय दिग्विजय सिंह खुद को देते आए हैं और खुद को दिया भी है। लेकिन उन्होंने उस वक्त उनकी उम्मीदवारी जो थी मुख्यमंत्री को लेकर माधवराव सिंधिया की, वो कमजोर की और खुद मुख्यमंत्री बन गए। 10 साल तक सत्ता में भी रहे। उसके बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जब राजनीति में आए तो कहीं ना कहीं वो भाप गए और वहां पर भी उन्होंने दरकिनार किया। यानी राजा बनाम महाराजा की लड़ाई कोई पहली मर्तबा नहीं है। कैसे आप इस पूरे वर्तमान के परिदृश्य को देखते हैं चैतन्य साहब? सही बात कही कि दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया के बीच में तो हमेशा से खटास रही है, इसमें कोई दो मत नहीं, और ये सब लोग जानते हैं। और मुझे लगता है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बीजेपी में गए हैं उसके पीछे भी दिग्विजय सिंह ही हैं।
क्योंकि जब राज्यसभा की बात आ रही थी तो प्रथम वरीयता की बात जो है वो दिग्विजय सिंह के लिए हो रही थी कि प्रथम वरीयता जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो दिग्विजय सिंह को दिया जाएगा और सेकंड प्रेफरेंस ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाएगा। तो ये एक बात बहुत बड़ी थी कि जिसको लेके सिंधिया जी को अंदर ही ये लग रहा था कि हमको इस तरह से किनारे किया जा रहा है, क्योंकि उस समय स्थिति ये तो ठीक थी कि 2 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी। उस समय की बात अगर हम करें तो 2 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपनी रणनीति अपनाती है उसको देख के लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिंधिया जी पिछड़ जाएं। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के कारण ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन की। अब आप देखिए कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को जो ज़्यादा वोट मिले हैं 2, जिसमें से एक बागड़ी जी का वोट तो खैर कैंसिल हो गया और जाटव जी ने क्रॉस वोटिंग की, तो उसको लेके कांग्रेस में भारी उत्साह है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि कमलनाथ जी एक बहुत राजनीतिक जोड़ तोड़ में माहिर नेता हैं और निश्चित तौर पे इसका फायदा आने वाले आम चुनाव में मिलेगा। तो चैतन्य साहब, हम क्या ये माने कि ये जो नंबर गेम है, ये बात तो सही है कि अभी कोई बहुत जी ये जो नंबर गेम है, अभी हमने जो चुनाव के नतीजे देखे, कहीं ना कहीं राजा बनाम महाराजा की इस लड़ाई में राजा के नंबर तो थोड़े से ज्यादा आए हैं। तो क्या कांग्रेस अब इस मसले को ग्वालियर चंबल में खास तौर पर भुनाएगी, क्योंकि सिंधिया तो एक बड़ा चेहरा थे, अब वो आ गए हैं बीजेपी में, तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक छड़ी की तरह, एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम करेगा? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए कांग्रेस में तो बहुत उत्साह है। वो निश्चित तौर पे ये समझ रहे हैं कि जो गोपीलाल जाटव ने जो क्रॉस वोटिंग की है तो वो कहीं ना कहीं सिंधिया के विरोधी गुट के नेता माने जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि चंबल संभाग में अभी कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाए। गोविंद सिंह जी हैं और कुछ लोग भी हैं, लेकिन अभी जो चेहरे होंगे वो मुझे लगता है कि सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का ही चेहरा लेके कांग्रेस उतरेगी। और जब राज्यसभा में दिग्विजय सिंह को ज़्यादा वोट मिले तो निश्चित तौर पे वहाँ पर इस बात को बनाया जाएगा कि देखिए कि आपके महाराजा के बीजेपी में जाने के बाद भी राजा की जो लोकप्रियता है वो कहीं से कमी नहीं हुई है। इवन बीजेपी के लोग भी उनको वोट दे रहे हैं। तो ये एक जो स्ट्रेटजी है वो कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहवर्धक है और इसका फायदा वो आगे वाले आने वाले 16 सीटों के जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बन जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने चैतन्य साहब कही और इसी विषय को मैं आगे ले जाऊंगा। ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि हमने ये देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें या फिर दिग्विजय सिंह की हम बात करें, राजा बनाम महाराजा की लड़ाई में हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी भी काउंटर अटैक या हम कहें सीधा प्रहार अपने मुख से किसी तरह के बयान देकर दिग्विजय पर नहीं कहा। लेकिन जब से महाराजा बीजेपी में चले गए हैं तब से हम देख रहे हैं कि बयान अगर दिग्विजय सिंह की तरफ से आए हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस की तरफ से मुखर जो बयान है वो सिर्फ दिग्विजय सिंह की तरफ से ही आए हैं। तो क्या ये रणनीति कांग्रेस की काबिल हो पाएगी, खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में? देखिए, अब की बार ये रणनीति तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में ही रहेगी। और मैं बार बार कहता हूं कि सवाल महाराजा और राजा का नहीं है। आज के युग में ना कोई महाराजा है ना कोई राजा है। पर ये ब्रजेंद्र जी, लड़ाई जो है आम नेताओं से ज्यादा तो राजा बनाम महाराजा की है। का आशीर्वाद है। इसमें आम नेता कहीं नजर नहीं आते, राजा महाराजा ये 2-3 चेहरे बड़े नजर आ रहे हैं। ये आपके नहीं, मैं जी दीपक जी, मैं आपने जो बात रखी है वो ठीक है, राजा महाराजा का आप उसके सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से अब कोई प्रजातंत्र में ना कोई महाराजा है ना कोई राजा है। आज के समय में राजा वो है जिसको आम जनमानस का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो सबसे बड़ा राजा है। अब जहां तक सवाल सिंधिया जी का और दिग्विजय सिंह जी का है, तो मैं आपसे बताऊं, एक मोहम्मद रफ़ी का गाना मुझे याद आता है, बहुत पुराना गाना था। क्या कहिए ऐसे लोगों की जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। अब लोगों के सामने वो सच्चाई सामने आ रही है। जो लोग अतिथि शिक्षकों की मीटिंग में ये कह के मैदान छोड़ के गए थे कि मैं जरूरत पड़ेगी तो सड़कों के ऊपर उतरूंगा, आज वो अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है जी। तबादला उद्योग, बड़ी भारी चर्चाएं होती थी तबादला उद्योग की कि बड़ा तबादला उद्योग चल रहा है। जितने तबादले 1.5 साल में हुए उससे ज्यादा 1.5 महीने के अंदर तबादले हो गए। तो उसके बारे में अब क्या कहा जाएगा, कौन सड़कों पे उतरेगा। आज डीजल पेट्रोल की आग लगी है,
पूरे दुनिया में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हो और हर कोई जानता है। लेकिन आज देश में डीजल और पेट्रोल 10-10 रुपए लीटर लगभग बढ़ गया, जिसका आम आदमी के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ना है। किसी भी वर्ग का हो, आज किसान को खेती करने के लिए कल से डीजल चाहिए। आप समझिए कि वो क्या उसकी लागत है और क्या उसको मिलने वाला है। तो आम आदमी जो बस में बैठेगा, जो ट्रेन में बैठेगा, जो ट्रक करेगा, जो अपना सामान लेके जाएगा, हर किसी के ऊपर ये मार पड़ने वाली है डीजल पेट्रोल की। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। शराब की दुकानें 7 दिन खुलेगी, लेकिन बकाया बाजार 5 दिन खुलेगा। ये मध्य प्रदेश की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र चेहरे की बात है, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। तो अब जो है ये बातें छुपी नहीं है। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, ये संदेश सीधा सीधा आपके ही विधायक जाटव जी ने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं जवाब ले भैया जी लेता हूं को इस पर। हमने बनाया उम्मीदवार, और आप भी जानते थे, सब लोग जानते थे कि एक मिनट की बात है कि बरैया जी जीतने वाले उम्मीदवार हमने बनाए थे, लेकिन साजिश करके सरकार को गिराया गया भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। और जिन धोखेबाजों ने गिराया, आज उनका कोई नाम लेने वाला, पूछने वाला उनको नहीं है, जिसकी वजह से बरैया जी को हार का सामना करना पड़ा। वो आज उनकी दलित चेहरे की ये बात करते हैं, रोज रोज मैं सुन रहा हूं। लेकिन मैं इनसे ही सवाल पूछना चाहता हूं कि गोपीलाल जाटव जी जो आपके चेहरा थे, उन्होंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया और उन्होंने अपना वोट दूसरी तरफ दे दिया। ये अपने आप पे खैर वो जाटव साहब को आज तलब किया है, हाईकमान ने तलब किया है और जाटव साहब ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। इसीलिए मैंने कहा कि जो है नकली चेहरा और असली चेहरा सामने आ गया। चलिए ठीक, ये आपका अपना एक मत है, कांग्रेस की तरफ से आप रख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव, पिछले 3 महीने के हम घटनाक्रम पर नजर डालें, जिस तरह से सरकार स्थिर हुई, बीजेपी तो ये मानती है कि साहब हमारा मकसद कभी सरकार गिराना नहीं रहा, हमारा मकसद तो यही था कि 2 कैंडिडेट उतारकर हम राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं करीब, उस पे तो हम 2 सीट हासिल कर ले, और वो हुआ भी कामयाब। लेकिन हम अब ये देख रहे हैं कि बीजेपी पर इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगाने की कोशिश कर रही है कि महाराजा बीजेपी में चले तो जरूर गए हैं लेकिन खुश नहीं है, और ये 2 सीटें तो आपने राज्यसभा में जीत ली है, लेकिन चर्चा महाराजा की बजाय राजा की हो रही है, और यही मुद्दा अब कांग्रेस लेकर जा रही है। इस पूरे परिदृश्य पर क्या कहेंगे आप? दिग्विजय सिंह जी के प्रसिद्ध खड़े जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की तारीफ की जा रही है, और दिग्विजय सिंह वाकई पूरे देश के लिए मुबारक। कांग्रेस को खाली दिग्विजय सिंह को दिखाते रहे तो भाजपा का काम वैसे ही हो जाएगा। दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति है जो आज भाजपा को लगातार लंबे समय तक मध्य प्रदेश में उनके कुशासन के कारण से जनता ने आज भी लोगों के दिलों में ये जगह बना रखी है कि कुछ भी हो जाए दिग्विजय सिंह का भूत उनको एकदम दिखता है। और ये कांग्रेस के लोग जितनी अच्छी बात कह रहे हैं, ये चलाए चुनाव में घुमाए दिग्विजय सिंह जी को, अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। कांग्रेस के पास सिवाय ये जो कांग्रेस अपने कर्मों से गई थी, कांग्रेस के अंदर के षड्यंत्रों के कारण से जितना लगातार अपमानित किया गया एक व्यक्ति को, वो महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया से बढ़ के कोई उदाहरण नहीं। और जिस प्रकार से अभी बात कह रहे हैं, अरे ये इनका इतिहास बताइए, पूरे सिंधिया वंश के साथ यही षड्यंत्र हुआ, माधवराव जी के साथ हमने सबने देखा। यही दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी थे, उस समय दिग्विजय सिंह षड्यंत्र करके बैठ गए, आपके कमलनाथ जी षड्यंत्र करके बैठ गए। इनकी दादी के साथ 1967 में इसी प्रकार का षड्यंत्र किया। ये षड्यंत्रकारी लोगों को जनता सबक सिखाएगी, और ये तो उस लायक भी नहीं छूटे। ताकि इनको डॉक्टर मोहन, इस मसले पर आप क्या कहेंगे? महाराजा के मामले में बात कर रहे हैं, ये उनकी जूत के बराबर नहीं, इनकी किस ढंग की स्थिति है राजा जी की। नहीं, बताइए, चुनाव जीत के देखते मालूम पड़ जाता। जितने इधर अपन देखे गुना से जिस प्रकार से चुनाव जीते हम बीजेपी की तरफ से, लेकिन इतनी बुरी हार नहीं हुई जितनी दिग्विजय सिंह जी की हार हुई। तो वो रिजल्ट बता दिया 2019 में। तो जिस प्रकार का माहौल बना है, और सरकार ने पर मोहन जी, ब्रजेन जी ने भी अभी वही सवाल उठाया। जाटव साहब की ही हम बात करें, आज पार्टी ने जरूर तलब किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सीनियर विधायक रहे हैं, उनका इस तरह से क्रॉस वोटिंग करना, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को एक बड़ा छड़ी मिल गई है, ट्रम्प कार्ड मिल गया है। तो क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, ये षड्यंत्रों से नहीं हुआ है, ये त्रुटिवश हुआ है। अच्छा। हमारे पास हमारे जो लोगों ने जिस ढंग से बात की है, आपके सबके सामने आ जाएगा। जिस ढंग से बताया जा रहा है 2 सीट जीतेंगे, 2 सीट जीत गए क्या? ये खाली माली फूल सिंह बरैया जी को शहीद करने के लिए लेकर के आए थे, और फूल सिंह जी बरैया का अपमान जो दलित समाज का कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस जमुना देवी का अपमान करती है, कांग्रेस फूल सिंह जी बरैया का अपमान करती है, कांग्रेस उसके पहले शिवाजी कांग्रेस कहती है कि हम बरैया साहब को आगामी चुनाव में टिकट दे देंगे, हम ये डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। यही नहीं, और जनता इसका एक एक हिसाब करेगी, कोई छोड़ने वाले
कांग्रेस को नहीं जी। है। वर्तमान के दौर में कांग्रेस कितने भी षड्यंत्र कर ले, जी। ना तो सरकार की तरफ से ना वो बाकी व्यवस्थाओं से, कांग्रेस को जिस ढंग से मुंह की खानी पड़ी देश भर में, ठीक। वो क्रम जारी रहेगा और भाजपा अपना रथ, विजय रथ बढ़ाती रहेगी। चलिए ठीक। चैतन्य साहब, हम ये देख रहे हैं कि उस वक्त से ही कहीं ना कहीं हम इसको प्रोटोकॉल कहें कि प्रोटोकॉल सेट हो गया था कि सिंधिया परिवार जो है महाराजा कहलाएगा और राघवगढ़ वाले जो है राजा कहलाएंगे। बहरहाल हम इस मुद्दे पर अगर बात करें राजा बनाम महाराजा की इस लड़ाई में, तो हम देख रहे हैं कि सिंधिया नो डाउट 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा थे। 4 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को उस वक्त ग्वालियर चंबल में मिले थे। लेकिन अब सिंधिया जैसा चेहरा जो बीजेपी में शामिल हो गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर जरूर हुई है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम 15 साल बनाम 15 महीने की लड़ाई लेके जनता के बीच जाएंगे, और बीजेपी के नेता जो है अब खुश नहीं है कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद। तो ये, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं चैतन्य साहब? ये देखिए दीपक जी, ये बात तो सही है कि बीजेपी में असंतोष तो है, जिसका उदाहरण आपने राज्यसभा के चुनाव में देखा होगा। ये बात अलग है कि बीजेपी कह रही है कि उनको हमने बुलाया है और उनसे बात की है और त्रुटिवश हुआ है, लेकिन ऐसा इतना सीनियर विधायक इस तरह की गलती नहीं कर सकता। ये बात आप ये मान के चलिए कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी खाने में कहीं ना कहीं निराशा तो है, और जो 2 लोग बाहर से आए हैं उनको एडजस्ट करने में अभी उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही। अभी देखिए कि आप सुमित्रा ताई महाजन नाराजगी थी, उन्होंने अपनी व्यक्त की थी, जिसको लेके पूर्व जो अध्यक्ष थे वो वहाँ उनसे इंदौर में राकेश सिंह जी मिलने गए, उनकी 1 घंटे कमरे में बात हुई। तो हर जगह देखिए मालवा में भी सुमित्रा ताई महाजन का बहुत प्रभाव है, और उनको ये लगता था कि हमको इग्नोर करके कैलाश विजयवर्गीय को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा। तो नाराज़ी तो है, बीजेपी को ये समझना तो होगा कि उनके भीतर भी नाराज़ी है, और कांग्रेस मुझे लगता है कि इसी बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश में है कि जो बीजेपी के असंतुष्ट लोग हैं उनको अपनी तरफ मिलाया जाए। और इसका आपने देख भी लिया कि जाटव जी ने क्रॉस वोटिंग की है, उनका तो खैर, बागड़ी जी का तो खैर वोट कैंसिल हो गया, वो जो भी कारण हो, उनका भी त्रुटि के कारण हुआ है या गलत बात हो गई है। तो लेकिन ये दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं इस बात का डर तो है कि उनके बीच के लोग जो हैं वो ऐसा ना हो कि दूसरे तरफ चले जाएं। कांग्रेस की भी स्थिति में बीजेपी इस तरह से कोशिश करती है कि कांग्रेस में जो असंतुष्ट लोग हैं, जिनका काम नहीं हुआ था, जो कमलनाथ से मिल नहीं पाते थे, उनसे उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, वो सारे लोग फिर से हमारे साथ आ जाएं। लेकिन चंबल संभाग की जहाँ तक बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत बड़ा चेहरा था, जैसे आपने कहा कि उनके जाने से, क्योंकि उनके ही कहने पे कांग्रेस वहाँ पे चलती थी, और वो एक बरगद के जैसे थे जिसके नीचे छोटे छोटे पौधे पनप नहीं पाए। अब वो बरगद हट गया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और उसका फायदा कांग्रेस हो सकता है कि उठाने का प्रयास करे आगे वाले आगामी चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा चैतन्य भट्ट साहब आपने। और जाहिर है कि बीजेपी के भीतर भी जो एक असंतोष के भाव चल रहा है, खबरें तो मिल रही है, लेकिन ये हम पार्टी की एक तारीफ करते हुए यही कहेंगे कि पार्टी का एक अनुशासन है कि अंदर जो कुछ भी चलता है, यहां भी नेता नाराज होते हैं साहब। कांग्रेस में ही ऐसा नहीं है कि अंदर गुटबाजी होती है या नाराजगी होती है, बीजेपी में ये एक अनुशासन होता है, कैडर बेस्ड पार्टी का तमगा लग जाता है। बहरहाल ब्रजेन जी, हम ये देख रहे हैं कि 3 जो बड़े चेहरे 2018 के विधानसभा चुनाव में थे, एक थे कमलनाथ, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, और तीसरे दिग्विजय सिंह। अब सिंधिया जी तो चले गए हैं बीजेपी में, लेकिन ये राजा बनाम महाराजा की लड़ाई में मुद्दे तो कई आप कह रहे हैं कि हम तमाम मुद्दे लेके उपचुनाव में जनता के बीच जाएंगे, और जनता बेशक उसका जवाब भी देगी। कमलनाथ की सरकार वापस प्रदेश में आएगी, ऐसे दावे तो किए जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से, लेकिन क्या ये राजा बनाम महाराजा की लड़ाई में एक बार फिर कमलनाथ से भी ज्यादा फ्रंट फुट पर दिग्विजय नजर आएंगे? ये स्ट्रैटेजी रहेगी पार्टी की? देखिए, पार्टी में हमारे जो भी नेतागण हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन मैं आपको विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि अब की बार मध्य प्रदेश का आम जनमानस कांग्रेस के साथ है, इसलिए कि कांग्रेस के साथ सत्य है। जिस धोखेबाजी से सरकार को गिराया गया, जिस खरीद फरोख्त करके जो है इनको गुमराह करके हटाया गया और इनको अपने साथ जोड़ा गया, ये केर वेर का संग चलने वाला नहीं है। अभी हमारे साथी भाई मोहन यादव जी ने कहा कि बहुत अपमान सिंधिया जी का हुआ, कितनी चिंता इनको सिंधिया जी की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिंधिया जी के कहने से सारे टिकट मिलते थे, सिंधिया जी के कहने से सारे तबादले होते थे, सिंधिया जी के बगैर कोई वो पोस्टर नहीं लगता था ग्वालियर चंबल में। आज हालत आपने 2 महीने में ये कर दी कि उनका फोटो ग्वालियर के भी शहर में छपना बंद हो गया। आपका कोई भी जो भी आपके पोस्टर बनते हैं ग्वालियर में, सिंधिया जी गायब हो गए। और अगर आपको अपमान की चिंता है तो जरा इंदौर में ताई से बात करिए,
इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय से बात करिए, जिनका 36 का आंकड़ा सिंधिया जी के साथ। आपको अगर अपमान की चिंता है तो सिंधिया जी का नहीं, अपमान हुआ है राजेश सोनकर जी का, अपमान हुआ है सतीश सिकरवार का, लाल सिंह आर्य का, पवैया जी का, रुस्तम सिंह जी का, और अपमान हुआ है नीटू सिकरवार, पारुल साहू सेजवार जी का। ब्रजेन जी, बीजेपी आरोप लगाती है कि जो राजा है, जबरदस्ती कांग्रेस के आयातित लोगों को छोड़ दिया। जी, बीजेपी आरोप लगाती है कि जो एक और उत्तर दे लें। तीन प्रश्न इनके थे, 2 का मैंने उत्तर दे दिया जी। मैं दे रहा हूं, मैं उत्तर तीसरे बात का भी उत्तर इनको दे दूं। कितनी चिंता इनको बरैया जी की है। इन्होंने कहा कि एक दलित चेहरे को कांग्रेस ने वो कर दिया। अरे हमने तो दलित को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था, अनुसूचित जाति का। आपने तो उम्मीदवार भी नहीं बनाया। हमने प्रदेश का अध्यक्ष भूरिया जी को बनाया जो आदिवासी समुदाय से थे। हमने जो है अरुण यादव जी को बनाया पिछड़ा वर्ग में से। हमने बदल बदल के जो है अध्यक्ष बनाए। आज कमलनाथ जी हैं। आपने किसको बनाया? नरेंद्र तोमर जी, राकेश सिंह जी, नंद कुमार चौहान जी, आज शर्मा जी। तो आप केवल एक सवर्ण समाज के अलावा आप किसी की तरफ झांकने को तैयार नहीं हो, और आप इस बात को करते हो कि जो है वो बड़ा प्रेम दिखा रहे हो। ये आम आदमी मध्य प्रदेश का जानता है, समझता है। जो जितनी भी आपकी बातें हैं, अब कोई विश्वास करने वाला नहीं है। शिवराज सिंह जी के चेहरे को नकारा था, भारतीय जनता पार्टी को नकारा था, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। और आपने पुनः जो है वो चेहरा आपने सामने रख दिया, तो लोग भूले नहीं है। लोगों के दिमाग में बदला लेने की लोगों ने ठान लिए, और आप विश्वास करिए आपका वो हस्र होने वाला है। चलिए ठीक, ब्रजेन जी, समय की तो ही कमी है, मैं मोहन जी से जवाब दे देता हूं। उसमें हमें कोई एतराज नहीं, हमारे छोटे भाई हैं। सपने आप देखते रहिए, लेकिन ये जो खाली सपने हैं ये पूरे नहीं होते धरातल के ऊपर। अब की बार जो है आम जनता, मोहन यादव जी, ब्रजेन जी ने अपनी बात कह दी है, और एलिगेशन एक बार फिर आपकी पार्टी पर लगाए हैं। आप गलत रास्ते पर खड़े हैं। जी मोहन जी, आपका दलित अध्यक्ष नहीं, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी जानकारी दुरुस्त कर दो भजन भैया, बड़े भैया, उनकी जानकारी नहीं है। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया 8 बार से सांसद, बहुत पुरानी बात हो गई। अभी 5-4 उदाहरण दे चुके हम। बहुत पुरानी बात है ये। 4 उदाहरण दिए हमने। राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये अलग बात है कि आपके षड्यंत्रों के कारण से या दलित चेहरों को तकलीफें आई है। हमने हर हालत में हर वर्ग को पनपाया है। भाजपा ने ही पिछड़े वर्ग को लाकर के प्रदेश का पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। बंगारू लक्ष्मण साहब को तो हम लोगों ने साजिश रची थी। वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी कितना काम करती है, इसीलिए समाजों का हमारे पास। हाँ, आप जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष में बात करिए। आप अगर गांधी खानदान से कांग्रेस को बाहर लाके देखिए, आप ला नहीं सकते। सोनिया गांधी से राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, इससे बाहर नहीं आओगे। और वर्तमान में वापस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आपके पास नेतृत्व तो नहीं है। आप बताए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ना नेता प्रतिपक्ष बना सकते, ना प्रदेश अध्यक्ष बना सकते। आप किस तरह से बात करेंगे? कांग्रेस के लोग खाली बात करना जानते हो, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी। अरे भैया, पुराने हो गए लोग, मुद्दों पे बात करेंगे। आपके सब प्रति शुभकामना देते विजय सिंह जी। आप नेता प्रतिपक्ष बन जाइए। अब तो प्रतिपक्ष में तो बन सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनेंगे। दूसरा कोई ये हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। जब बनेंगे तो फिर से सरकार बनाएंगे। हम सरकार बनेगी, नेता प्रतिपक्ष बनोगे आप लोग जी। हम लोग सरकार बनाएंगे जनता के आशीर्वाद से। आप नेता प्रतिपक्ष, आप लोगों में खोड़ मचनी है जी। केवल 4 महीने इंतजार करिए। चलिए, फिलहाल इंतजार हम भी कर रहे हैं, इंतजार जनता भी करेगी। थोड़ा सा मुद्दे से हम भटक रहे हैं, लेकिन ठीक है। जो लोग के मन में मोहन जी, बेहद संक्षिप्त जी, आप बेफिक्र रहो कि उसकी कष्ट की बहुत दिक्कत है। सोचना पड़ेगा नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। सरकार हम लोग बनाएंगे। चलिए, ब्रजेन जी दावा कर रहे हैं कि सरकार बन रही है। ये एक लाइन पकड़ते हैं खाली, कमलनाथ जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, जो 30 साल से कैसेट बोल रही है, उससे आगे नहीं जा रहा। करना है नेता प्रतिपक्ष की, हमें थोड़ी करना है। चलिए, अब हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। और समय की भी अपनी मर्यादा है, तो इतना ही समय मैं दे पाऊंगा मेहमानों को। फिलहाल एक बात तो साफ है कि जो भी हमारी चर्चा हुई है, राजनीतिक अपनी द्वंद्वता अपनी तरफ है, लेकिन इंतजार करना होगा। पूर्व मंत्री ब्रजेन जी के अपने मत हैं, डॉक्टर मोहन यादव के अपने मत हैं। मोहन जी, ब्रजेन जी और चैतन्य भट्ट साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना मत रखने के लिए। आप देखिए, ये राजनीति है, और हम राजमाता विजय राजा माता सिंधिया की बात करें या फिर उनके बेटे की हम बात करें,
तो बेशक जनसंघ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन माधवराव ये बेशक समझ चुके थे, राजनीतिक परिदृश्य देख चुके थे और उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। हालांकि राजा महाराजा की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, ये दशकों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये उपचुनाव और खास तौर पर 24 सीटें और ग्वालियर चंबल की 16 सीटें, ये फिलहाल काफी दिलचस्प नजर आ रही है। राजा बनाम महाराजा की लड़ाई में कौन किला भेद पाता है, ये जनता जवाब देगी उपचुनाव के नतीजों के बाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।